एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ क्राइम। तो एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमें इन 4 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग। कोई भी क्राइम हो, इट शुड बी कमिटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग। मतलब कहीं भी क्राइम हो रहा है या हो चुका है तो उसमें एक ह्यूमन बीइंग के इन्वॉल्वमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसे क्राइम कंसिडर किया जाएगा। अगर हम पुराने समय की बात करें तो उस टाइम तक एनिमल्स, इवन नॉन लिविंग थिंग को भी कंसिडर किया जाता था एज अ क्रिमिनल एंड उनको भी पनिशमेंट मिलती थी, और ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा देखा जाता था। बट इंडियन पीनल कोड में अब ऐसा नहीं होता, हम एनिमल्स को कंसिडर नहीं करते और ना ही उन्हें पनिशमेंट देते हैं। पर इन केस ऑफ पेट एनिमल, सेक्शन 289 ऑफ इंडियन पीनल कोड ये बताता है कि अगर कोई पेट एनिमल इंजरी कॉज कर रहा है तो उस केस में पेट एनिमल का ओनर लायबल होगा। और ये प्रोविजन इसलिए ऐड किया ताकि कोई पर्सन ये एक्सक्यूज दे के नहीं निकल जाए कि एनिमल ने किया है और एनिमल तो लायबल होते ही नहीं है। तो इसलिए ये प्रोविजन ऐड किया गया कि पेट का ओनर लायबल होगा। नाउ आईपीसी सेक्शन 11 के अंदर पर्सन को डिफाइन किया गया है, विच इंक्लूड्स एनी कंपनी और कॉर्पोरेशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स। पर्सन को ना 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो है नेचुरल पर्सन और दूसरी है आर्टिफिशियल पर्सन। हु आर नेचुरल पर्सन्स? नेचुरल पर्सन्स जैसे मैं, आप लोग, ह्यूमन बींग्स, दे आर नेचुरल पर्सन्स। एंड हु आर आर्टिफिशियल पर्सन्स? आर्टिफिशियल पर्सन्स वो होते हैं जिनको स्टेट एज अ लीगल पर्सन रिकॉग्नाइज करती है और उनके कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज क्रिएट करती है ताकि उन पर क्रिमिनल लायबिलिटी लगाई जा सके। तो सेक्शन 11 में यही बताया गया है कि एक कंपनी भी क्रिमिनली लायबल हो सकती है। तो ये तो था हमारा पहला एलिमेंट जहां ह्यूमन बीइंग की इन्वॉल्वमेंट का होना ज़रूरी है एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। हमारा दूसरा मेन एलिमेंट है मेंस रिया। मेंस रिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो इसको ध्यान से सुनना। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, गलत सोच। जब भी कोई क्राइम होता है तो ये अज्यूम किया जाता है कि उसने वो क्राइम गलत सोच के साथ किया होगा, गलत इंटेंशन के साथ ही किया होगा। अगर एक पर्सन ने क्राइम किया और उस क्राइम को करते हुए उसका माइंड इनोसेंट था तो कोर्ट ये अज्यूम करती है कि उसने क्राइम नहीं किया, यानी उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं लगती। एक बहुत ही फेमस लैटिन मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट रिनियम निसी मेंसिट रिया, जिसका मतलब है कि कोई भी एक्ट अलोन किसी पर्सन को गिल्टी नहीं बनाती जब तक उसकी जो इंटेंशन है वो माइंड गिल्टी ना हो। तो उस माइंड का जो गिल्टी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं लगाई जाएगी। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ए और बी क्रिकेट खेल रहे थे। ए ने इतनी ज़ोर से बॉल को मारा कि बॉल बी के आँख में जाके लगी और बी ब्लाइंड हो गया। तो क्या यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस किया है? नहीं, ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर ए का कोई इंटेंशन नहीं था, कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं था बी को चोट पहुंचाने का। यहाँ पे मेंस रिया एब्सेंट था, इसलिए इसमें ए क्रिमिनली लायबल नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए मंदिर से जा रहा था तो वो अपने शूज़ को अपना समझ के बी के शूज़ पहन लेते हैं। तो बी को पता रहता है कि उसके शूज़ पहन के जा रहा है, तो बी ए पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है। तो क्या ए ने ऑफेंस किया है चोरी का? नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी ए को उसको लगा था कि ए के खुद के वो शूज़ हैं, उसका कोई इंटेंशन नहीं था चोरी करने का। तो यहाँ भी मेंस रिया एब्सेंट है, तो यहाँ भी ए को क्रिमिनली लायबल नहीं ठहराया जाएगा। अब इसी एग्जाम्पल को दोबारा देखते हैं। अब ए जो है वो एक नॉन थीफ है। अब वो बी के शूज़ पहन रहा है, बी देख लेता है और बी चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है। तो अब ए लायबल होगा? यस, अब ए लायबल होगा चोरी के लिए, क्योंकि चोर जब चोरी करेगा वो इंटेंशन के साथ ही करेगा। इसमें सही इंटेंशन तो इसकी कोई है नहीं, तो इसीलिए इसमें ए लायबल होगा। आईपीसी में ना कहीं भी मेंस रिया को डिफाइन नहीं किया गया है, तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि, या फिर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इसमें मेंस रिया रिक्वायर्ड है या नहीं? तो आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस है उनको इतना ब्यूटीफुली तरीके से डिफाइन किया हुआ है, उसमें वर्ड्स यूज़ किए हैं जैसे फ्रॉड्यूलेंटली, डिसऑनेस्टली, रीजन टू बिलीव, नोइंगली, वॉलंटरीली, और कुछ इस टाइप के शब्द जिनको पढ़ते ही हमको समझ में आ जाएगा कि किस ऑफेंस में मेंस रिया रिक्वायर्ड है।
कुछ एक्सेप्शंस भी हैं मेंस रिया के, जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस में। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस इतने ग्रीविंग नेचर के होते हैं कि अज्यूम कर लिया जाता है कि अगर कोई भी क्राइम हुआ है तो वो गलत इंटेंशन के साथ ही हुआ है। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केसेस वो होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एक सोसाइटी के लिए, एक स्टेट के अगेंस्ट, जैसे कि पब्लिक न्यूसेंस, किडनैपिंग, ये कुछ टाइप के ऑफेंसेस होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये तो हो गया हमारा दूसरा एलिमेंट जहाँ पे गिल्टी इंटेंशन मेंस रिया का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा तीसरा एलिमेंट है एक्टस रियस। एक्टस यानी मतलब होता है एक्शन और रियस मतलब होता है फॉरबिडन बाय लॉ। अब ऐसा एक्ट जो कि फॉरबिडन हो बाय लॉ, मेंस रिया हमने पढ़ा था कि वो एक एलिमेंट होता है जिसमें एक गिल्टी इंटेंशन ज़रूरी होता है। वैसे ही एक्टस रियस एक फिजिकल इंटेंशन होता है, फिजिकल कंडक्ट होता है, जहां एक एक्शन को परफॉर्म करने के बाद ही एक क्राइम कमिट होता है। मेंस रिया एंड एक्टस रियस एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। इन दोनों में से एक भी चीज मिसिंग होगी तो मोस्ट प्रोबेबली उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए रास्ते से जा रहा था और उसको एक बाइक दिखती है। वो सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी बाइक है, मैं उसे कुछ चुरा लेता हूँ। फिर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे मेंटल एलिमेंट तो प्रेजेंट है, लेकिन एक्टस रियस प्रेजेंट नहीं है, एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है। तो इस केस में वो लायबल नहीं माना जाएगा। तो अब वो जब जा रहा था तो वो सोचता है कि अब मुझे चुरा ही लेनी चाहिए, तो वो वापस आके उस बाइक को चुरा के ले जाता है। तो यहाँ पे अब मेंस रिया भी प्रेजेंट है एंड एक्टस रियस भी प्रेजेंट है, क्योंकि वो जैसे ही लॉफुल उस बाइक को लॉफुल अपने पोजेशन से हटा देता है तो उसने उस क्राइम को कमिट कर लिया। तो यहाँ पे एक्टस रियस भी प्रेजेंट था। अब हमें ये तो पता है कि एक एक्ट को कमिट करने से एक क्राइम होता है, लेकिन एक एक्ट को ना परफॉर्म करना भी एक क्राइम है जिसको हम ओमिशन बोलते हैं। जैसे कि एक मदर की ड्यूटी होती है अपने बच्चे को फीड करने की, और अगर वो नहीं करती और उसकी वजह से उसके बच्चे की डेथ हो जाती है तो मदर क्रिमिनली लायबल होगी। या पुलिस ऑफिसर किसी को भी मना नहीं कर सकता कि मैं आपकी FIR नहीं लिखूंगा, अगर वो मना करता है तो वो भी क्रिमिनली लायबल होगा। टैक्स ना पे करना भी एक क्राइम होता है, क्रिमिनल ऑफेंस होता है। अगर हम टैक्स नहीं पे करते तो हम भी क्रिमिनली लायबल होंगे। तो ये था कुछ ऑब्जेक्शंस जहाँ पे ना परफॉर्म करने से एक्ट को भी एक क्राइम माना जाता है। अब एक्ट जो होती है ना वो वॉलंटरी होनी चाहिए, मतलब किसी के फोर्स में आके दबाव में आके कोई एक्ट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को नाइफ दिया और बोला कि जाके एक्स को मार दो, तो यहाँ पे क्या बी लायबल होगा? नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए ने फोर्स किया, मैनिपुलेट किया बी को कि जाओ एक्स को मार दो, तो ये एक वॉलंटरी एक्ट नहीं थी, तो इसलिए बी लायबल नहीं होगा अपने एक्ट के लिए। हमारा फोर्थ एलिमेंट है इंजरी। IPC के अंदर सेक्शन 44 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है इंजरी को, और बताया गया है कि कोई भी हार्म अगर कॉज किया गया हो पर्सन की बॉडी, माइंड या रेपुटेशन या प्रॉपर्टी पर। माइंड पर कैसे? किसी को भी मेंटली हरास करके, बॉडी पर हर्ट करके किसी को भी, या रेपुटेशन पर कैसे? उसके खिलाफ कोई डिफेम करके, उसके खिलाफ कोई बात बोल के। एंड प्रॉपर्टी पर कैसे? ट्रेस पास करके, उसके किसी प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रेस पास करके। तो ये चारों ही एलिमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। पहला था ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। दूसरा था क्रिमिनल इंटेंट, मेंस रिया प्रेजेंट होना चाहिए। क्रिमिनल इंटेंट के साथ साथ आपको एक्शन परफॉर्म भी करना चाहिए, एक्टस रियस। और चौथा हमारा हो गया एक्टस रियस, या फिर कभी भी कोई एक्शन परफॉर्म होगा और कॉन्सिक्वेंस होगा, उस कॉन्सिक्वेंस की वजह से इंजरी कॉज होगी, तो चौथा था इंजरी। ये थे हमारे चारों मेन एलिमेंट्स ऑफ क्राइम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।